एक लिस्ट आई होगी आपके पास में एनरोलमेंट के हिसाब से, उससे बन चलते हैं ताकि इससे इजी रहेगा। और अमित जी अवेलेबल है? अमित सिसोदिया जी, चलिए अगर नहीं है चलते हैं। हाँ सर मैं अवेलेबल। अमित जी बताएं क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन ही अपन लेंगे आपका ताकि दिक्कत ना हो। जी बताएं। लोगों ने ऑफलाइन एलवीए ऐसा कुछ करा था, जब अरेस्ट करके ले गए एफएसएल में वीडियोग्राफी में कुछ क्वेश्चन आंसर किए, करीबन 35 से 40 जितने क्वेश्चन, और बाद में उसी का उन लोगों ने ऑफलाइन एलवीए कर दिया। और कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा वो बता रहे हैं कि भाई ये जो आंसर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपके लिए एडमिसिबिलिटी ऑफ एलबी एंड एसीबी केस। ये तो कह रही है आपकी। हाँ एलबी से ऑफलाइन एनालिसिस ऐसा इन्होंने बताया, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस। ठीक है। नहीं तो मतलब क्वेरी मतलब इसका कंसर्न क्या है, सोर्स क्या है क्वेरी का? सब मेरा जो केस है वो केस में इन लोगों ने आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर? आ रही है जी सर। मेरा जो केस है उसमें वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी के अलावा इन लोगों ने ये वीडियोग्राफी में जो क्वेश्चन आंसर किए थे वो क्वेश्चन आंसर में से ऑफलाइन एलवीए कर दिया। हमने कंसेंट नहीं दी थी तो क्या किया कि पुराना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है एफएसएल में वीडियोग्राफी का, उसमें से जो क्वेश्चन आंसर इन लोगों ने एनालिसिस करके उसका एलवीए बना दिया, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस। ठीक है। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे ट्रैप के रिलेटेड, बाकी तो जनरल क्वेश्चन होते हैं, फैमिली क्या है, ये है वो करके, लेकिन ट्रैप के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो आए उसमें उन्होंने ऐसा एनालिसिस करके लिख दिया है कि यहाँ आप गलत बोल रहे हो, सत्य छुपा रहे हो, ऐसा इन लोगों ने लिख दिया है। तो वो चीज की वैलिडिटी क्या रहेगी? लिख लो सर। दो पॉइंट इस पे है। धारा 23 इस पे निर्भर करना है आपको। और दूसरा है सुधीर चौधरी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर जो है निर्भर करना है आपको। बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सिनेरियोज हैं, खासकर एविडेंस को लेकर के, वो होने चाहिए ऑथेंटिकेट, और खासकर जो कलेक्शन है उसको लेकर भी अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हम बेनिफिट ले सकते हैं धारा 23 क्लॉज 1 बीएसए के तहत, और जजमेंट है सुधीर चौधरी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी उसके तहत। ठीक है सर? ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ओपन कर लीजिए। ये है मिस्टर सत्य महेंद्र सिंह। अवेलेबल है सर? चलिए नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। मिस्टर यश अवेलेबल है सर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शैलेंद्र गौड़ साहब अवेलेबल है? नहीं है। ठीक है। मुकेश कुमार जी अवेलेबल नंबर 5 पे? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हम मुकेश कुमार। यस सर। हाँ बताएं मुकेश कुमार सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग है सर, उसको प्रॉपरली जो वॉइस है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है सर, और वॉइस सैंपल भी नहीं लिया गया है। और जो परिवादी है उसने कोर्ट में ये गवाही दी कि मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग जो है एसीबी को नहीं सौंपी। तो इस केस में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी सर? मैं आपसे क्वेश्चन का एक जानना चाहता हूं आंसर ये कि वॉइस सैंपल कितना मानना ऑथेंटिकेट। देखो बहुत छोटी सी बात है कि जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें खुद कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि वॉइस सैंपल ले लिया, अगर हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी आ गई है तब तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात डिमांड का है, जब आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हो ना, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये देखो कि वर्क की पोजीशन क्या आ रही है उसमें। दूसरी बात कनेक्टिविटी और वर्क की स्थिति क्या आ रही है। तीसरी बात आपके पार्ट में ओवरहेड क्या आ रहा है। अगर तीनों बातें मिसिंग हैं तो मेयर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। और इसके अलावा जजमेंट भी है, वही मैं कह रहा हूँ। हमारे क्या जो ओल्ड पैटर्न्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। जब सामने हमारे आईओ होता है या टीएल होता है उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए हमको कि डिमांड कैसे वेरीफाई करी है। तो क्या बोले सर पैसों की मांग थी, डिमांड मैंने वेरीफाई कर ली।
जबकि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि सिर्फ पैसों की मांग पर्याप्त नहीं है। कनेक्टिविटी क्या है, डिपेंडेंसी ऊपर, मोटिव क्या है, ओवरहेड क्या है। अगर उसने इंक्वायरी होल्ड नहीं करी है 173 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस की, तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा सर जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का 25 फरवरी 26 का, उसमें साफ साफ कहा गया कि 349 बीएनएसएस इज मैंडेटरी। अगर अक्षर से पालन सुनिश्चित नहीं करी है, एंटायर प्रोसीडिंग विल बी इलीगल। ठीक है ना। तो अभी वॉइस सैंपल नहीं लिए हैं, तो अभी ट्रायल के दौरान ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल लगभग खत्म होने वाला है सर। अगर वॉइस सैंपल नहीं लिए थोड़ी इन्वेस्टिगेशन नथिंग टू वरी अबाउट। और कब का कैसे आपका सर केस कब का है आपका? सर 2021 का है सर। फिर कोई नीड टू वरी नहीं है, क्योंकि जजमेंट में ये स्पेसिफिक है कि जो प्रीवियस जो स्थितियां हैं वो गवर्न है ऑन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और अगर आप वॉइस सैंपल नहीं भी देते हो तो कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। सर कोई रूल है तो सर एक्चुअली आप एक काम कीजिए, एक सेक्शन है 114 सब क्लॉज डी ऑफ एविडेंस है, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज कोडिफाइड नहीं हुई है लॉ के अंदर, तो उसको अगर आप नहीं भी मानते हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जजमेंट जो मैंने बताया आपको गुजरात हाई कोर्ट का, उसको पढ़ लेना एक बार। जजमेंट है 25 फरवरी 2026 का। ठीक है ना जी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं अपन पुनोर सचिन कुमार साहब है अवेलेबल। चलिए आगे चलते हैं। सुमा जी SUMMS। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अविनाश मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोकेश कुमार सोनी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शक्ति जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। अब आ रही है? हमको आ रही है। अरे ना शक्ति जी। ठीक है अवेलेबल नहीं है। सब्बल मेहरा जी। ठीक है जी। डॉक्टर आशीष अवेलेबल नहीं है। लोकेश सोनी जी का रिपीट हुआ नाम इसमें वापस से। विजया जादव जी अवेलेबल है। विजया जादव जी। ठीक है जी। नहीं है। सलामुद्दीन जी अवेलेबल नहीं है। दुर्गा जी अवेलेबल है। सुमन जी। सुमन जी अवेलेबल। हाँ सर बताएं। सुमन जी। सुमन सुंदर साहू ये नाम है ना आपका सर? ठीक जी। हाँ सर बताएं। सर क्या है कि जो प्री ड्राफ्ट मेमो में सर जो टेस्टिंग हुआ है इसमें लिखा गया है कि पिंक प्री ड्राफ्ट मेमो, लेकिन जब एक्चुअली हुआ था केस तो इसमें कोई कलर नहीं आया, ये बिल्कुल व्हाइट रहा। और इसका आई विटनेस भी ऐसे ही व्हाइट थे, लेकिन जब पोस्ट ड्राफ्ट मेमो में उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला कि लाइट पिंक। तो अब सर इस सिचुएशन में कैसे हम चैलेंज करेंगे? और जो कचरा टेस्ट है सर पोस्ट ड्राफ्ट मेमो में जो जैसे ही मैंने साइन नहीं किया, उन्होंने लिख दिया कि द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू साइन, बस उसका रीजन भी नहीं लिखा। सर आप एक छोटा सा काम करना है, जो लिखा ना अक्यूज्ड ने साइन करने से इनकार किया जी, उसका फंडन भरना फोटो मैंने मना नहीं करा, ये फर्दे गलत थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे फर्दों को सही करें, देन मैं साइन करूंगा। तो ये खंडन आप कोर्ट में जमा करवा देना। और फिनोप्सिलिन टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है जीडी मेरा स्वामी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। आप नोट कर लीजिए, जीडी मेरा स्वामी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। बहुत ही अच्छा फैसला है कि फिनोप्सिलिन टेस्ट अगर पॉजिटिव भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल दे हैव टू प्रूव द डिमांड। ठीक है ना? बस केवल एक बात याद रखना कि अगर रिकवरी आप लोगों से है तो उसका आपको देना पड़ता है स्पष्टीकरण। जैसे देखो छोटी सी बात समझिए, एक बात मैं कर रहा हूँ एक्सपीरियंस की आपसे। जैसे आज वो लोग आते हैं हमारे पास में, कोई रिकवरी शो करते हैं, तो यू में टेक सर्टेन डिफरेंस कि जैसे आज मान लीजिए हमारे हमसे हाथ मिला लिया, या हमारे हाथ जो है रखवा टेबल के ऊपर, या हमें कोई बुक सौंप दी। देखिए अक्यूज जो है अभी भी बेटर पोजीशन में है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग डिफेंड प्रॉपर नहीं करते। और आपके से जो भी चीजें मिली है या जो भी रिकवरीज है उसका आपको देना स्पष्टीकरण। इसके अलावा प्रोसीजरल लैब्स के उस पे काम करने उसका फायदा मिल जाएगा। और इसके अलावा जो खामियां हैं उसको पढ़ने के लिए फाइल को आप पे नोट्स बनाओ, उसका रिव्यू करो ताकि आपको जो है दिक्कत ना पड़े। ठीक है ना सर? जी सर। चलिए अपन चलते हैं आगे। श्री शैलेंद्र नारायण सर अवेलेबल है। चलिए डॉक्टर महेश भूत साहब अवेलेबल है। चलिए अमित जी पटेल अवेलेबल नहीं है। फिर एक है मिस्टर राम निवास जी मीणा
अवेलेबल नहीं है। जय सिंह जी राठौड़, और अमित पटेल प्रेजेंट। अमित पाटिल सर, हाँ बताएं सर, अमित सर। हाँ बताएं सर, अमित सर। सर डीए का मैटर है मेरा, और उसमें ऐसा है कि डीए की भी कैलकुलेशन चल रही है, उसमें एफआईआर एसीबी ने लगाई दी है कोर्ट में, पर उसमें फादर की जो इनकम है उन्होंने काउंट नहीं की। फादर का ट्रांसपोर्ट और होटल का बिजनेस है, वो उसमें सभी कैश की इनकम आती है। अगर कैश की इनकम काउंट नहीं होगी सर उसमें, मोटी मोटी बात ये। और सर मतलब उनका मतलब उन्होंने आके मतलब उन्होंने जांच भी की, वो मानते भी है कि उनका फादर की इनकम है, पर मतलब काउंट नहीं रास्ता करते। बता रहा हूँ मैं। जहाँ तक इनकम टैक्स रिटर्न का कंपल्सन नहीं है, वहाँ तक काउंट हो जाएगी। आप सर सेक्शन नोट कर लो इनकम टैक्स का, मैं आपको सेक्शन लिखवा देता हूँ। सेक्शन है 115 BSc, सेक्शन है 115 BSc 115 प्लस सेक्शन है 139, सेक्शन है प्लस 143 143 जी सर, प्लस 44 AB, प्लस 44 AD, 44 AD, ADS 44 AD। ADS 44 AD। इसकी लाइट में काउंटिंग करके जमा करनी है आपको। ओके ओके। और छोटी सी बात ये कि अगर फादर की इनकम अगर आपने अकाउंट में नहीं भी करी, उसका रास्ता बता रहा हूँ, आप एफिडेविट रेडी करो फादर का। जी सर। और दुकान में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिडेविट रेडी कर लो कि ये सेठ जी काम करते हैं, इनका टर्नओवर इतना है और इनको इतना प्रॉफिट होता है, इसकी पुष्टि करते हैं। और कोई खाता बैंक में नहीं है, सारा कारोबार नगद में काम हो जाएगा उससे आपका। ओके ओके, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत एंट्री सर में कैसे चेक से आती है, उन्होंने वेरीफाई की है। दूसरी एंट्री और जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपका असेट है वो हो रहा है डिस्बैलेंस। बेसिकली ये लोग करते क्या है कि जो खर्चा आपके मिला उसको असेट में काउंट कर लेते हैं, जो खर्चे आप लोग कर रहे हो उसको काउंट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर में। भाई आपकी इनकम तो कम है, तो उस मुकाबले में वो जो असेट और जो खर्चे बढ़ जाते हैं। हमें जो अनवांटेड खर्चे हैं उनको हटाने, जो डबल काउंटिंग है उसको हटाना है, और जो गलत काउंट किया असेट को उसको हटाना है, ताकि हमको दिक्कत ना पड़े। मैंने कई बार क्लियर भी करा मेरे काउंटिंग्स में आप लोगों को मैंने कि किस तरीके से हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है आपने वीडियो काफी मतलब के जो पटना से जी जी ठीक है ना। हाँ सर बोले क्या बोल रहे थे? पटना से मैं सर लूंगा सर, आपको ले रहा हूँ लिस्ट से जाता हूँ। जी जी बताएं सर, अमित सर बताएं क्या बात। चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी शैलेंद्र जी आपको ले रहा हूँ इसमें मैं। शैलेंद्र जी यहाँ होल्ड करना, मैं आपको लूंगा भी हाथों में, लास्ट में लूंगा आपको मैं। राम निवास जी मीणा अवेलेबल है, मुकेश कुमार जी, ये जय सिंह जी राठौड़, अशोक कुमार जी, मिलन जी, मानिक सरकार जी, हर्षल जी, लोकेश कुमार जी वर्मा। सर नमस्कार। हर्षल सर, यस सर बताएं। सर मैंने सर वैसे उसमें डिटेल लिखा है सर क्योंकि मेरा वॉइस सैंपल सर उस दिन 31 को ले लिया था। नाउ दे आर सेंडिंग लेटर बाय BNS 35 कि वी आर नॉट गिविंग वॉइस सैंपल। तो आई रिप्लाइड कि हमने ऑलरेडी दे दिया। दे आर सेंडिंग लेटर्स नाउ कि आपका पुराने आईओ ने जो हमें जानकारी उपलब्ध कराई है उसमें आपका वॉइस सैंपल नहीं है, एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर वॉइस सैंपल एंड मे बी दे आर गोइंग फॉर लाइक मे बी। Sir, you may refuse the reason is that regarding the voice sample, the permission of magistrate is quite required. If there is no permission by the magistrate, in that scenario you may refuse. Sir, they are going for arrest. I take an anticipatory non voice sample cannot be ground to arrest you. Basically, the thing is that they have to collect the evidence, but the process must be as per the norms. The reason being is that while taking the voice sample, they have to follow the mandate of section 349 of BNS. So on that point, we have to argue. So in letters, they are not replying properly. I already said, give me reason. Even sir, video recording was done and Panch Sakshi was there. Sir, then can you do one simple thing? The simple thing is that they are going to apply force against you. It is usually called inducement or threat or coercion, which is totally illegal. We have to intimate the concern to the concerned court. Regarding this, judgment of Honorable Supreme Court is quite important. Please note down the same. That is 2016 SCC page number 277. So if they are going to collect the evidence in the illegal way, the way that is totally perverse, and apart from that they are going to violate section 349 of BNS. In that scenario, we have to report our concern to the concerned magistrate.
so that you could have the proper solution to our grievances. Sir, you got my point, no? Harshal sir, you got my point or not? Yes sir, I got that point, sir. But sir, make your submission always in writing. और आप सब भी ध्यान रखें, हमें कोर्ट में मुंह कम चलाना है, हाथ चलाना है अधिक. जितना बोलेंगे उतना हार जाएंगे. हर एक बात को लिखित में दीजिए आप सब. राइटिंग में देना अपने को हर एक बात. ठीक है ना? चलते हैं अपन आगे. सरबजीत सिंह जी अवेलेबल है? चलिए नहीं है तो अश्वनी जी, दिव्य जी, नमस्ते सर. अश्वनी जी. हाँ सर. ठीक है, बताएं सर. सर मेरे नाम पर एक एफआईआर लॉन्च हुआ था प्राप्त केस के लिए. उसमें जो एफआईआर में जो कंटेंट बात स्टोरी है वो प्री अरेंजमेंट में वो लिखा है, लेकिन डिटेक्शन में कुछ अलग लिखा हुआ है. में जो स्टोरी बताया गया है वो डिटेक्शन में दूसरा स्टोरी लिखा गया है. ठीक है. एफआईआर सब में जो प्रेजेंट था, डिटेक्शन में वही आयो प्रेजेंट था, में वही आदमी प्रेजेंट है. लेकिन उनका सिग्नेचर कहीं पे नहीं है. लेकिन नहीं, वो तो आपकी स्पेसिफिक क्वेरी क्या आ रही है? स्टोरी चेंज किया लोगों ने. क्या सर? सर इनका आपका स्पेसिफिक क्वेरी क्या है कि अपना ये स्टोरी चेंज किया इन्होंने? ये स्पेसिफिक क्वेरी आपका स्टोरी जो एफआईआर में जो स्टोरी है वो डिटेक्शन में वो स्टोरी नहीं है, वो अलग स्टोरी बता रहे हैं. मतलब यू आर सेइंग दैट की स्टोरी चेंज हुई है बार-बार वेरिफिकेशन में. ये आप कहना चाह रहे हो ना? हाँ. आपसे जजमेंट लिखो, महेश पीएस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, और जजमेंट का डेट है 24 मई 2023. इसको पढ़ लेना, आपको राहत मिल जाएगी इससे 100%. कोई दिक्कत नहीं है. 24 मई से जजमेंट का डेट है 24 मई 23. महेश पीएस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका. ओके सर. बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओगे सर. थैंक यू सर. ठीक है ना? अब चलते हैं अपन आगे. ये मिस्टर है दिव्येश कांसर. हाँ बताएं सर. मेरा केस बड़ा अजीब सा है, आपके लिए ये होगा. मैंने 2017 में किसी के खिलाफ एफआईआर की थी और सेम कंटेंट के ऊपर उसने मेरे खिलाफ 2020 में एफआईआर कर दी, जो कि बाद में एसीबी ने पीसी सेल में कन्वर्ट कर दी. मैं 2 हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में मेरे को भी मिली है. तो अभी जो केस है जो मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे क्या करना चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा. क्योंकि मेरे पास ना कोई पेंडेंसी होता है, ना रिकवरी है, ना कुछ भी है. चलो ठीक है, इसको अपन इजी करते हैं. आपका केस है धारा 7 और 200 आईपीसी का. ये लिखा है जो आपने. देखो बहुत सिंपल सी बात है. आप सब लोग दिमाग में चीज सेट कर लो. आप सब लोग कोर्ट में कोई नया वे नहीं होता है ना, कोई जस्टिस कोर्ट में होता है. बेसिकली जब हम थे क्लास 10th में 12th के अंदर, तो हमने मेहनत करी थी, उस समय नोट्स वगैरह बनाए थे. तो उससे अपना इजी रहा था कि कैसे अपने को पास होना है या वर्कआउट करना है. देखिए कोर्ट में आप जाते हैं ना तो सारा खेल है एविडेंस का. हमारे खिलाफ जो भी एविडेंस है उसका हमें देना है प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन. और 201 तो सर एम्पल जजमेंट अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के. उनका कहना है कि साक्ष्य को लोप कर दिया, साक्ष्य को उन्होंने खत्म कर दिया, ये आरोप होंगे आपके ऊपर. देखिए इस तरह के आरोप के लिए ये जरूरी है साबित करना कि साक्ष्य रिकॉर्ड पर थी. अगर साक्ष्य साबित नहीं कर पाए तो उसको लोप कैसे किया आपने? इस पॉइंट पर आपको लॉजिकल आर्गुमेंट करना पड़ेगा. और दूसरी बात, सर कोई रिकवरी हुई क्या आपसे या नहीं हुई है? नहीं, कोई रिकवरी नहीं है ना. मैं फिर तो बढ़िया केस है ना. आपका ट्रैप कब का है? कब का ट्रैप है आपका? सर ट्रैप कब का है आपका? ट्रैप कैसे नहीं है मेरे पास. तो नहीं, कार्रवाई जो हुई है आपका धारा 7 201 में, कब की कार्रवाई है वो? 2020 की. सर आप देखो जजमेंट लिखा था आपको मैं. एक तो है सेक्शन 17A पीसी एक्ट, और जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, और जजमेंट का डेट है 8 अक्टूबर 2024. इसको सर आप लिख लो. और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली 2 धाराएं यहाँ पर है. एक तो है पीसी एक्ट की और दूसरी है आईपीसी की. फॉर पीसी एक्ट दे हैव टू ऑब्टेन सैंक्शन एज पर सेक्शन 19, और रिगार्डिंग 201 they have to obtain sanction as per section 197 of CRPC. अगर सैंक्शन ऑब्टेन नहीं करा 197 CRPC में तो प्रोसिक्यूशन डिफेक्टिव हो जाएगा. दोनों धाराओं में लिए गए उन्होंने. धाराएं 2 इंपॉर्टेंट है. एक तो है धारा 19 और दूसरी है 197 CRPC. एक धारा और भी है 197 CRPC
जो सैंक्शन आती है आईपीसी के लिए वो आती है सीआरपीसी में। यस सर। अगर वो नहीं लिए तो फायदा मिल जाएगा। इन्होंने एक ही सेक्शन में सब कुछ लिख दिया। सर वो गलत है। इसके अलावा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही अच्छा जजमेंट है, सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल। उसमें गाइडलाइंस दे रखी है कि सैंक्शन अथॉरिटी को क्या क्या माइंड अप्लाई करना है। अगर उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया, उनका अप्रोच जो है बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। सर क्वेश्चन का केस बनता है। सर क्वेश्चन में जाने से पहले रिव्यू क्या केस में आपकी डिफेंस लाइन क्या आपकी? क्योंकि सर क्वेश्चन में तो मेरी बात समझो, आप पिटीशन दाखिल करते हो, बात समझना। क्वेश्चन का स्कोप लिमिटेड होता है। कारण क्या है उसका कि आपको शो करना अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अपने केस में अब्यूज ऑफ प्रोसेस क्या है? 2016 में मैंने थोड़ा उसके खिलाफ रखा कर दी जो जिसने अभी 2020 में मेरे खिलाफ रखा है, सेम कंटेंट किया। हाँ, वीडियो है। तो आप एक काम करो ना, इसमें 3 पॉइंट लिख लो अगर आपको जाना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 17 का पॉइंट है इसमें जो कि शो कर रहा है अब्यूज ऑफ प्रोसेस। और इसके अलावा जो आपका ये पॉइंट है कि आपने पहले एफआईआर कटवाई या सेम सेकंड एफआईआर कट गई है, जो बताया मुझे पॉइंट आपने, जो पॉइंट मुझे आपने स्पेसिफिक किया अभी, इस पॉइंट को कोर्ट जो है कंसीडर कर सकता है। जजमेंट है 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 180। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सर जजमेंट है 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 180। सर ब्रेंडर से मेरा नाम समझ नहीं आ रहा। सर जजमेंट है 2011, इट इज 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर CRLR क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 180। मतलब कुल मिलाकर के देखो, मैंने तो फैक्ट्स देखे नहीं खैर आपके, पर जैसा मुझे बता रहे हो फैक्ट्स की आपका ट्रैप जो है असफल रहा। दूसरी बात सेम कंटेंट पे सेकंड एफआईआर है जो मुझे बता रहे हो आप, और सेम कंटेंट पे सेकंड एफआईआर है ये आप मुझे बता रहे हो। और तीसरे पॉइंट सेम कंटेंट पे सेकंड एफआईआर है। और तीसरी बात सैंक्शन जो अथॉरिटी है इसने माइंड अप्लाई नहीं किया, और जो सेक्शन है 197 सीआरपीसी उसका बेनिफिट नहीं मिला आपको। ये तो केस है आपका और केस के। तो तीनों ही, हालांकि ये फिट केस नहीं है क्वेश्चन का। मेरा तो आपसे आग्रह है कि यू मस्ट गो फॉर अ डिस्चार्ज अगर ये पॉइंट है तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी स्पेसिफिक भी है कि क्वेश्चन का स्कोप लिमिटेड है। जो मामले एंटी करप्शन के हैं वहां पर कोर्ट को माइंड अप्लाई नहीं करना है क्वेश्चन में। तो डिस्चार्ज में अच्छा स्कोप बनता है हमारे लिए। डिस्चार्ज अगर नहीं भी होते हैं ट्रायल कोर्ट से तो हाई कोर्ट में अच्छा स्कोप बन जाएगा धारा 442 BNSS में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए और राहत नहीं मिली तो फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो बेटर है कि वी शुड गो फॉर अ डिस्चार्ज। मैं गया था हाई कोर्ट में उनको नहीं मिल रहा था। सर वही बता रहा हूं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। आप ट्रायल कोर्ट में जाओ, डिस्चार्ज को फाइल करो, डिस्चार्ज नहीं करते हैं देन यू मे गो टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। सर एक पॉइंट और जोड़ना था मैंने इसमें, ये जो मैटर लेके आया वो जो 2016 का लेके आया है, हाउस ऑफिस में फाइल की 2017 में। तो सर ये आपका है ऐसा फैक्ट जो कि अनकंट्रोवर्टेड है, मींस इस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अगर कोई ऐसा फैक्ट आपका रिकॉर्ड पर आता है जो अनकंट्रोवर्टेड है, जिसको कोर्ट भी जो है कंसीडर कर सकता है, जजमेंट लिखा गया मैंने आपको 2011 वाला। जजमेंट का नाम ध्यान नहीं मुझे, जजमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है साइटेशन का वो है 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर। किताब का नाम है क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 180। ठीक है ना? चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अश्विनी कुमार साहब अवेलेबल है? हाँ सर नमस्ते। ठीक है, हाँ नमस्कार जी सर बताइए। सर जो नहीं आपका क्वेश्चन हो गया ना अभी, क्वेश्चन आपका आता हो गया अभी से दोबारा लिखा दिया होगा आपने, वैसे ऐसा मत करें, हमेशा एक ही बार लिखा है। अरविंद जी अवेलेबल है? ठीक है, संतोष जी, स्वप्निल कुटले जी, रमेश लक्ष्मण जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी, विष्णु कुमार जी, जयराज सिंह जी। चलिए कोई अवेलेबल नहीं है। अब जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, जिनके क्वेश्चन, हाँ सर संदीप कुमार जी आ गए? हेलो हाँ संदीप कुमार जी, हाँ सर जी सर हाँ संदीप सर बताइए। यस सर, संदीप सर बताएं। सर नमस्कार। सर मैं दिल्ली पुलिस में हूँ सर। मेरे पर 2024 में ट्रैप का केस लगा सर, जिसमें 61 का 2 और प्रिवेंशन 7 सेक्शन लगी सर। सर मेरे पे आरोप ये लगाया गया कि मैंने कंप्लेनेंट को बोला कि वो मेरे के साथी से जाके मिले, और वो मेरे साथी से जाके मिला, और जिसके बाद मेरे साथी ने उससे डिमांड की, और उसके बाद उसने सीबीआई को कंप्लेंट दी। और वेरिफिकेशन जब इसकी हुई तो वेरिफिकेशन में यह आया कि मेरे साथी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया, और व्हाट्सएप कॉल पे हम तीनों की बात हुई।
जो कि उसने रिकॉर्ड कर लिया सर कंप्लेनेंट ने डिवाइस में सर, जिसमें कंप्लेनेंट ने खुद ऑफर किया, हमारी तरफ से ये आया कि ठीक है, जिसपे एफआईआर दर्ज हो गई सर। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो वो मेरा साथी था वो जो कंप्लेनेंट है, इनकी आपस में एक दो रिकॉर्डिंग और हुई सर, वेरिफिकेशन के बाद और ट्रैप से पहले। अब जब वो मेरा साथी, जब वो ट्रैप जब उसको पैसा डिलीवर होता है तो वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद ये मुझे कंट्रोल कॉल करते, जो कि मैं रिसीव नहीं करता। मुझे 8-10 बार कंट्रोल कॉल की जाती, मैं रिसीव नहीं करता सर। तो जो मेरा रोल है सर, वो वेरिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब मैं एफआईआर पढ़ता हूं तो एफआईआर में कंप्लेंट की कॉपी और वेरिफिकेशन की कॉपी लगी हुई थी सर, लेकिन उसमें 2 पेज मिसिंग है सर वेरिफिकेशन रिपोर्ट के, जिसमें स्पेसिफिक मेरा रोल है वो पेज मिसिंग है सर। और जब मुझे चार्जशीट मिलती है तो चार्जशीट में मैं देखता हूं कि वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट के 5 पेजेस है, जबकि एफआईआर में उसके 3 पेजेस है सर। तो अब पहली बार मुझे पता लगता है कि मेरा रोल क्या है। वो वेरिफिकेशन में ही मेरा रोल है, ना उससे पहले ना उसके बाद है सर। ठीक है। और कंप्लेनेंट कभी मुझसे मिला नहीं सर। मैंने एक बार उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया था 4 महीने पहले, उसके बाद ना मैंने उसको कभी नोटिस दिया, नहीं मेरा उससे कोई कन्वर्सेशन, कुछ नहीं है, मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई। जो इन्होंने स्टोरी बता रखी है वो बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने स्टोरी में ये बता रखा कि मैंने कंप्लेनेंट को नंबर दिया मेरे साथी का, जबकि वो उसको पहले से जानता है। जो एफएसएल से रिप्लाई आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है 1 महीने पहले से कांटेक्ट में है, जबकि उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले मैंने नंबर दिया है। और मेरे नंबर देने के बाद वो 4 दिन के गैप में उससे मिला भी नहीं है, कंप्लेंट देने से पहले वो उससे मिला भी नहीं है सर। तो इसमें मेरी क्वेरी ये है सर, जो वो एफआईआर में एफआईआर से पहले जो वेरिफिकेशन हुई है, और वेरिफिकेशन में जो मेरा रोल है, वो एफआईआर में जो उन्होंने वेरिफिकेशन लगाई उसमें 2 पेज गलती से मिसिंग रह गए सर। बढ़िया, ठीक है। और जो मैंने बेल लगाई, जो मुझे कोर्ट से कॉपी मिली, जो कॉपी मैंने क्या नाम है डाउनलोड की है सर सीबीआई की वेबसाइट से, सब में सर वो 2 पेज मिसिंग है सर। ये बात मैंने कोर्ट को बताई, कोर्ट ने भी इस चीज को कॉग्निजेंस लिया सर इस चीज पे। हालांकि अब केस ट्रायल पे है सर। तो सर ये कितना बेनिफिशियल रहेगा सर? ये 100% है। उसके लिए एक सेक्शन भी है, सेक्शन है 119 सब क्लॉज जी और बीएस, उसका फायदा मिलेगा। एक बार नोट कर लेते हैं जी। क्या सेक्शन है सर? सेक्शन है 119 सब क्लॉज जी, सब क्लॉज जी और बीएस सर। इसमें अब क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है इसको हम एसएसपी को व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, इन्होंने मेंशन किया अपने ट्रैप मेमो में वेरिफिकेशन में, लेकिन उन्होंने उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं लगा रखा कि इन्होंने व्हाट्सएप से भेजा है सर इस चीज को। और जब मैंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो 1 बजे कंप्लीट हो गया और 1:30 बजे एफआईआर दर्ज होगी सर, तो मैंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि जो आप ना ये जो 1:30 बजे ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहां जहां एफआईआर दर्ज होती है क्राइम सेक्शन बोलते हैं सर उसको। तो मैंने कहा क्राइम सेक्शन की मुझे फुटेज दी जाए, मुझे डाउट है कि मेरी एफआईआर पहले दर्ज नहीं हुई, मेरी एफआईआर हमें पकड़ने के बाद दर्ज की गई है। तो सर कोर्ट ने परमिशन दे दी कि भाई आप 1 से लेकर 2 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करें, जो कि उस दौरान जब मैंने एप्लीकेशन लगाई तो सीबीआई ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज इनको नहीं देनी चाहिए, रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया सर, तो क्योंकि वो 1 से 2 के बीच में एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर, क्योंकि बाद में एफआईआर दर्ज हुई थी 15 तारीख को, मैटर 14 तारीख का सर। तो फिर जब कोर्ट की परमिशन हो गई और कोर्ट ने कंप्लेंट्स रिपोर्ट मांगी, तो इन्होंने ये कहा कि जहां पे ये एफआईआर दर्ज होने का बयान कर रहे हैं वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं है, एफआईआर दर्ज हुई है कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में जहां पे कैमरा नहीं है। तो उन्होंने ये बात पहले वाले रिप्लाई में नहीं बोली सर ये, जबकि क्राइम सेक्शन में ही इनकी एफआईआर दर्ज होती है, और जबकि इन्होंने रिप्लाई में बाद में, क्योंकि वो फुटेज इनको लग रहा था कि फुटेज प्रिजर्व नहीं करेगी कोर्ट, और कोर्ट ने फुटेज प्रिजर्व कर दी। तो अभी ये कह रहे हैं कि क्राइम सेक्शन में नहीं करते हम, तो जी हम तो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में दर्ज करते हैं जहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता। ये क्रिमिनल लॉ का एक स्पेशल ब्रांच है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट करप्शन।
जी सर, जी सर। बेसिकली जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैट्स है, जो फैट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस पर अपने को अधिक जोर देना है। जी सर, जी सर। भाई आप ये बात समझो सर, ऐसे फैट्स पे लड़ोगे ना जो फैट्स किसी काम करेंगे नहीं है, जी सर। तो सबको राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप बेसिकली कोर्ट को ये कन्विंस करो कि जो ये कंसर्न पेंडेंसी वाली बात कर रहे हैं, जी सर। डिमांड वाली बात कर रहे हैं, मेरे पार्ट पर ओवरहेड नहीं है इस बारे में। जी सर। और जो कंसर्न गवाह कोर्ट में इसको मैक्सिमम देखा है मैंने केसेस के अंदर, मैक्सिमम विटनेस का रियर से नंबर 1, और कुछ गवाह होते हैं जो होते हैं आई विटनेस, जिसमें एक तो होता है परिवादी और दूसरा होगा शैडो विटनेस। अगर शैडो विटनेस भी पक्षधर हो गया, आपका सपोर्ट कर रहा है आपको, और परिवादी के बयान में है सेल्फ इनकंसिस्टेंसी, तो उसका फायदा मिल जाएगा। जी सर, जी सर। ठीक है ना, बस इस पे सर कन्फाइन करो स्टेटस को, और इसके अलावा सैंक्शन वाले पॉइंट पे भी आप स्टेटस कर सकते हो, क्योंकि कई जगह फायदा मिला है उसको सैंक्शन पे भी। ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक है, ठीक सर, सर एक क्वेश्चन और। हाँ सर, बताएं सर, संतोष साहब। मेरी एक क्वेरी थी सर कि कोई भी सीबीआई वाले केसेस में जो शेरिटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, जो कोई बेसिकली कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। छोटी सी बात है कि जो भी कंसर्न जमानती मांगा है आपसे, उसका जो कंसर्न आरसी होता है, ठीक है जी, या कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, उस वैल्यू की उसके डॉक्यूमेंट जो है जमा कराना पड़ता है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। अगर श्योरिटी नहीं मिल रही है आपको एंड मोमेंट पे, तो यू में डिपॉजिट कैश आल्सो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वाइफ कैन स्टैंड श्योरिटी? सर एनीवन कैन स्टैंड श्योरिटी। ओके सर, बस ठीक है ना, ठीक। अब सर जो लोग रह गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप उससे चलेंगे। लास्ट के पास रह गए 15 मिनट, शुरू करते हैं अपन यहाँ से, जिनके हैंड जो है रेज है। एक तो है शुभम कश्यप जी, क्वेश्चन टेक का फर्स्ट टाइम ही हो रहा है शुभम जी आपका? ठीक है, नहीं अवेलेबल। शैलेंद्र कुमार गौड़ साहब अवेलेबल है? हाँ सर, जय बालाजी जी। शैलेंद्र जी आ गए? बताएं सर। जी सर। सर बताएं सर, बढ़िया सर, पूछा क्वेश्चन आपका। सर मेरा वही क्वेश्चन है कि प्री ट्रैप मेमो में ये लिखते हैं कि पब्लिक रायशुमारी के आधार पर वेरिफिकेशन, तो कैसे करना है हाई कोर्ट में? सर प्री ट्रैप में क्या लिख रहे हैं कि आसपास रायशुमारी की, उसमें इन्हें भ्रष्ट बताया, तो ये कोई सेक्शन लिखो 49, सेक्शन लिख लीजिए 49 बीएस है। कोई भी आचरण अक्यूज का अगर एडवर्स है, उसको रिकॉर्ड पर नहीं ले सकता है प्रोसिक्यूशन। जी 49 बीएस है, आप नोट कर लो। ठीक है, मिल गया सॉल्यूशन सर। ठीक है। शैलेंद्र जी रहने, मैं उसका सर एक मिनट लेता हूँ। शैलेंद्र जी रह गए मेरे पास में, शैलेंद्र नारायण जी, इनका टेकअप नहीं हुआ सर अभी तक। हाँ सर बताएं सर, मैं आता हूँ, लूंगा सर। जी सर बताएं शैलेंद्र सर। जी सर। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, बताएं सर। जी सर, 1 सितंबर 2025 की घटना है। एक आवेदक ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, लेकिन आवेदन उसका जो है कंप्लीट होने से पहले ही विजिलेंस ने कंप्लेन कर दिया। डीआई के द्वारा जो है ये घूस मांगी जा रही है, जबकि उस डेट तक उसका आवेदन कंप्लीट नहीं होता है, और जो है विजिलेंस इस पर एक्शन ले लेती है, पूरी प्रक्रिया करती है। तो उसके आधे अधूरे आवेदन का हमको कोर्ट में सर बेनिफिट मिलेगा? अगर सर कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं है तो उसका मतलब उसका प्रोसिक्यूशन इनकम्प्लीट है। और अभी तो रिसेंट जजमेंट काफी हमारे पक्ष में आ चुके हैं। एक फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसका नाम है लक्ष्मण बनाम, सॉरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम लक्ष्मण, वो सर आप नोट कर लीजिए। लक्ष्मण, सॉरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम लक्ष्मण का फैसला है जी। जो आपकी क्वेरी है ना, उसी क्वेरी पर बेस्ड जजमेंट है कि अगर कंप्लेंट आधी अधूरी है, कंप्लेंट स्पेसिफिक नहीं है, कोई डिमांड कंफर्म नहीं कर पा रहा परिवादी, तो वहां पर अक्यूज को फायदा मिलना चाहिए। सर ईयर है 26, शायद डेट इसकी है 4 फरवरी 26। आप डेट कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, अगर नहीं भी होती है तो एक मैसेज डाल देना मेरे सेक्रेटरी को, शी विल मेंशन यू। ठीक है ना, जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम लक्ष्मण। सर मैं आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। संदीप कुमार अहलावत है अवेलेबल? वेलकम सर। बताएं सर संदीप कुमार साहब। सर अभी वो क्वेश्चन किया था सर, मैंने हो गया ना आपको तो। अब आप में से कौन सा रह गया मुझे भी बता। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बताएं सर जो रह गया। सर नमस्कार। सर फर्स्ट टाइम आ रहे ना? जी सर बताएं सर।
सर सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन रहा हूँ, बताएं सर। सर मेरे केस में सर एक जॉइंट सरप्राइज चेक हुआ था डीआरआई और सीबीआई के द्वारा से, तो उसमें सीबीआई ने से चार्जशीट फाइल किया, तो उसमें मेरे ऊपर से 409 और 120 बी का चार्ज लगाया सर इन्होंने मेरे ऊपर। ठीक है। लेकिन तो उसमें सर इन्होंने बोला कि मैंने कुछ स्पेसिफिक 7-8 सिगरेट किसी से लिया है, उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करवाई है। लेकिन सर जब जिस स्टेटमेंट को उन्होंने साइट किया है तो उसमें ना तो मेरा नाम है, दूसरा सर उसमें सीसीटीवी फुटेज में ना ही मैं वो हूँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत दूसरे जो जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया है उन लोगों को चार्जशीट से निकाल दिया इन्होंने। बढ़िया। उसके बाद से इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे बैग से 2 कार्टन सिगरेट मिला है जो तुम पर्सनल यूज करते हो विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट सर। लेकिन सर किसी भी सीजल मेमो एफआईआर किसी भी डॉक्यूमेंट में सर ऐसा कहीं भी किसी ने नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने चार्जशीट में लिखा है सर। ये सर आपको मैं चार्जशीट लगाता हूं, उसमें बड़ा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सर आपका पोस्ट क्या कस्टम्स के अंदर? आर यू इंस्पेक्टर? सुपरिटेंडेंट हो गया ना। देखो सर, पहली बात तो आप पर चार्ज है धारा 409 120 भी आईपीसी का नंबर 1। जो बेनिफिशियल है वो तो पिक्चर से बाहर हो गए सर, आप बाहर भी हो गए, और जो कस्टम ड्यूटी था उसका हुआ यही केस है सर। मोटा है कि ऑडिट चाहिए, जजमेंट है एन राघवेंद्र सर, जजमेंट लिख लीजिए आप सर। एन राघवेंद्र बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसको सर पढ़ लेना, पैरा नंबर है 71, सेम आपकी जी आपकी जो सर इसमें एक चीज मेरी सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सर उसने मुझे क्लीन चिट दी है सर। फिर तो बढ़िया हो गया। उसके बाद से फिर क्या दिक्कत आ रही है? अगर सैंक्शन अथॉरिटी ने केस खत्म कर दिया है तो क्रिमिनल उसके बाद भी सैंक्शन दे दी सर इन्होंने। तो सर सैंक्शन डिफेक्टिव आपकी है। और सर इन्होंने 197 में सर 197 में सैंक्शन भी नहीं लिए, ओनली 19 में लिए सर। सेक्शन 19 का आ जाएगा सर इसमें। आपको चार्ज तो नहीं पीसीएड का, तो आप पर चार्ज लगा लगा पीसीएड का कोई चार्ज नहीं सर। सैंक्शन डिफेक्टिव है आपकी, नथिंग टू वरी अबाउट। सर मैंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की तो कोर्ट ने सिर्फ ये बोला मेरे ऊपर कि देयर इज नो चार्ज ऑफ टेकिंग एनी ड्राइव एंड बट यू आर प्रेजेंट देयर, इट विल टेक इन द ट्रायल सर। तो प्रेजेंस इज नॉट द क्राइम। सो आप एक काम करें, जजमेंट जो लिखवाया मैंने आपको एन राघवेंद्र का उस पर रिलाई करना है। और ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 23/4/2000 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। दोनों ही जजमेंट में स्पेसिफिक है कि जहां मामला गवर्न का है सर वहां पर ऑडिट चाहिए। सर दूसरी चीज कैसे इन्होंने सर किसी और के क्राइम को मेरे ऊपर इन्होंने डाल दिया सर, इन्होंने जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझो सर, स्पष्टीकरण मत दो कोर्ट को भी। देखो बेसिकली अगर कोर्ट में जाके देंगे ना स्पष्टीकरण, वैसे केस पार जाएंगे। देखो जो केस है ना उसको पोस्ट कर दो सर। भाई वो कहते हैं कि सब आपने गवर्न किया, एडमिटेड गवर्न कर लिया, अब क्या करें? बेसिकली हमारा डिफेंस क्या है कि ऑडिट कहां पर है, ऑडिट लेकर। अगर वो ऑडिट नहीं ला पा रहे, कस्टम ड्यूटी में खा गया ना गवर्नमेंट की, मुझसे रिकवरी कर देना, सिविल रिकवरी का। और कस्टम के पास पावर है सिविल रिकवरी की सेक्शन 108 के अंदर। एम आई राइट? सेक्शन है 124 कस्टम एक्ट के अंदर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो कंसर्न केस हमारे खिलाफ है उसमें कार्रवाई 2 लोग कर रहे हैं, डीआरआई भी कर रहे हैं और सीबीआई भी कर रहे हैं। पर सर सबसे बड़ी बात सर इस केस में ये है कि ना तो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है सर इस केस में। चेन ऑफ कस्टडी इज ब्रोकन सर इसमें जरूरत नहीं है। आपका तो ओपन शॉट केस है कि मैंने कस्टम ड्यूटी खा ली है, ये तो केस है। ये जिसकी मैंने खाई है वो सरकार है। सरकार की रिकवरी नहीं है, डिपार्टमेंटल इलेक्शन था उससे बरी हो गया मैं, और उसी पर मेरे खिलाफ चार्जेस है क्रिमिनल केस के। तो सर सेटेड जजमेंट है पटना हाईकोर्ट के कि जहां पर डिपार्टमेंटल इलेक्शन है उससे बरी हो गए हो, इसको बोलते हैं एग्जॉर्शन होना चार्ज का। तो उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर क्रिमिनल केस बार्ड है। ये लॉ पॉइंट पर आर्ग्यू करना है आपको, यही आपका केस का बेस है। सब कुल मिला के सर जब अपन 10 में थे, अपन ने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना अपने 2 + 2 = 4, वही चीज यहाँ पर कोर्ट में मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको समझिए, आप कितने बड़े ईमानदार लोग हो। आप बिफोर जज जाएंगे साहब हमने कुछ नहीं करा, हमको छोड़ दो, कोर्ट छोड़ देगा आपको? नहीं छोड़ेगा ना। बेसिकली जो उनका केस है उसको हमको डिस्कार्ड करना है, उसको रिब्यूट करना है। तो जो भी सिनेरियोस है लॉ के उसको पुट अप करते हुए चलना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर इसी सेम केस में कस्टम्स एक्ट में मेरे को पेनल्टी दी थी जो कि वो भी ड्रॉप होगी सर। सर वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं है इफेक्टिवली 108 124 की, तो उसका बेनिफिट अपन सब्सिक्वेंटली ले सकते हैं।
हेलो, ठीक है जी सर नमस्कार। नमस्कार। अपनी एक मिनट सर रुकिए। अब जो रह गए हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। चेतन जी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? यस सर। हाँ बताएं सर। सर मेरा निवेदन था, हमारा जो केस है इसके अंदर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा धारा 7 का सेक्शन लगाया था, उसका चार्ज भी कोर्ट के द्वारा फाइल किया गया और जो फरियादी है वो एविडेंस से पूर्व भी उसकी डेथ हो गई और पुलिस अभी एविडेंस चल रहे हैं। तो जो धारा 65B का सर्टिफिकेट है 3 साल के बाद में उनके द्वारा पेश किया गया लोकायुक्त पुलिस के द्वारा। तो अब हम इसको हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें तो अपने को क्या बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल सर्टिफिकेट किसी भी स्टेज पर रिकॉर्ड पा सकता है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। दूसरी परिवादी अगर मर गया है, जजमेंट लिख लो बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सर एक बार सर बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और जजमेंट का डेट है 28 मार्च 2014। ठीक, उसका फायदा मिल जाएगा। बस खत्म। सिंपल से क्वेरी, सिंपल सा आंसर। क्यों परेशान होते हो? चलो ठीक है। एक मिनट रुको सर, आ रहा हूं मैं। सलामुद्दीन साहब आ जाए। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं सलामुद्दीन साहब। सर नमस्कार। यस सर। सर मेरे ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है पिछले 2 साल। उसमें सर कंप्लेंट कोई नहीं है मेरे अगेंस्ट। रिटर्न में सर कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे अगेंस्ट जी। और उनके पास कोई 2 ऑडियो क्लिप आई है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं कंप्लेंट के साथ जी। और मैं उसमें 40,000 रुपए की डिमांड कर रहा हूँ जी। जब SF5 की इंक्वायरी हुई तो उसमें फैमिली ने मतलब बीच में तो कहा कि हाँ हम ने बार 40,000 रुपए की डिमांड की है, लेकिन जब बाद में कंक्लूडेड मेरा डिफेंस हेल्पर ने अपने डिफेंस किया तो उसमें बाद में उसने कहा कि ना सलामुद्दीन ने मेरे से पैसे मांगे हैं, ना मैंने दिए हैं, ना मेरे पास देने के लिए हैं। ये इंक्वायरी में बात आ गई। लेकिन सर फिर भी वो मेरी इंक्वायरी पिछले 2 साल से खींच ही रहे हैं और उसमें सर मेरा डिमोशन भी कर दिया, पे भी तोड़ दी और ट्रांसफर भी कर दिया, मतलब सारा कुछ कर दिया सर। और मेरी जो सर SF5 की इंक्वायरी है सर रिवीजन पोजीशन पे पेंडिंग है। तो सर इसमें कोर्ट में जाऊं तो क्या मेरे को करने के लिए मिल सकता है? इसमें कोर्ट के सर्वे के अंदर नहीं चल रहा। नहीं सर अभी कोर्ट केस कुछ नहीं, सिर्फ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। तो आपसे छोटे से क्वेरी मेरी ये कि कोई आपको आएगा शोकॉज नोटिस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में? हाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सर शोकॉज नोटिस है। नहीं शोक मेरा कहना ये कि 2 तरह के नोटिस अपने को मिलता है। एक तो मिलता है मेमोरेंडम ऑफ चार्ज का नोटिस और दूसरा मिलता है शोकॉज नोटिस। तो आपको शोकॉज आएगा शुरुआत में सर 100 कॉल नोटिस मिला सर SF5 की मिल गई मेरे को। उसी SF5 की इंक्वायरी पे कंपिटेंट अथॉरिटी ने माना कि हाँ भी 40,000 रुपए की सलामुद्दीन ने डिमांड की है, जिसके संबंध में हमारे पास ऑडियो क्लिप हैं। तो आप एक काम करो 3 बातों में केस बांटते हैं। सबसे पहले बात आपका कहना है कि शोकॉज हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ चार्ज हो जाएगा, वो तो चैप्टर का क्लोज। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये कि प्रोसिक्यूशन का जो ब्रीफ बनता है आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसमें क्या गिल्ट होल्ड कर रहे हैं कि आपको इनिशियल इंक्वायरी में सर वो डिपार्टमेंट कर रहा है मेरे को? नहीं सर फाइनल जजमेंट नहीं कह रहा हूं मैं। जो प्रोसिक्यूशन का ब्रीफ बनता है उसमें भी गिल्ट होल्ड करते हैं कि एविडेंस है आपके खिलाफ। हाँ करते हैं। क्लियर है? उसमें गिल्ट होल्ड किया है आपको? हाँ किया सर। ठीक है। फिर आपका डिफेंस का ब्रीफ उन्होंने मांगा होगा जी। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के आपने एविडेंस क्या दी है रिकॉर्ड पे? सर मैं कह अब उन्होंने डिफेंस में मेरे को सर बताया है केवल कि आपके अगेंस्ट 2 ऑडियो क्लिप हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये अगर ये ऑडियो क्लिप है तो मेरे को कॉपी दी जाए और मेरे ये जो ऑडियो क्लिप है आपके पास, इनकी जो आवाज है वो मेरी है ही नहीं। तो आप एक काम करो ना, ये जो डॉक्यूमेंट है या जो एविडेंस है ये पुट अप हुए सब्सिक्वेंटली आपको आफ्टर DE द डिफेंस ब्रीफ के बाद में। तो मेरा कहना है कि उस पे सर ये ऑडियो क्लिप मेरे को अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। तो आप एक काम करो, बहुत अच्छा केस है आपका, जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, वो आप लिख लो सर। जी उसका डेट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें ये स्पेसिफिक था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए इनिशियली और प्रोसिक्यूशन ने ब्रीफ क्लोज कर दिया, बाद में डिफेंस का ब्रीफ आया रिकॉर्ड पे, उस समय वो एविडेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो परमिसिबल नहीं होंगे। तो वो एविडेंस जो है कंसीडर नहीं होगी, वो मैं आपको भेज दूंगा जजमेंट। ये सर मान लो सर ये ऑडियो बनाई है सर मोबाइल के साथ मेरे आमने सामने बात करते हुए, क्या सर ये ऑथराइज है सर? बेसिकली कोई रिकॉर्डिंग करना मना नहीं है, पर डिमांड क्या आ रही है? जब परिवादी कह रहा है डिमांड नहीं करा, मांगे नहीं पैसे तो फायदा मिल जाएगा। रिटर्न में कह रहा है सर कि नहीं मांगे और बढ़िया ना। और अगर इनकंसिस्टेंसी है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में और ऑक्यूलर एविडेंस में, तो ऑक्यूलर एविडेंस प्रिवेल करेगी। ये आपको मैं इसलिए करूंगा, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या होता है एक आदमी ने साइन फर्जी कर दी किसी के, जी उस पर केस बन गया तो बाद में कोर्ट में आता है कि सारे साइन मेरे ही हैं।
कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना, कोर्ट का जो ऑक्यूलर बयान है वो चलेंगे डिस्पाइट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना जी। चलो अब अपन लास्ट 3 ले लेते हैं क्वेरीज जी। कोई रह गया अभी लास्ट 3 के अंदर? टाइम रन कर रहा है, ठीक है। वी आर लास्ट हैविंग 3 मिनट्स ओनली। बताएं जी, कौन रहेगा लास्ट में? जी सर नमस्कार। कौन बोल रहा है सर? रमेश जी। हाँ रमेश जी बोले। यस सर। हाँ रमेश सर बोल रहे हैं। हाँ बताएं। तो मेरा प्रॉब्लम है कि ट्रैप ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही रहना चाहिए क्या अलग रहना चाहिए? सर अलग अलग रहना चाहिए। जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। सीएलओ एंड आईओ मस्ट बी सेपरेट। जजमेंट आपको नेट से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। यस लास्ट 2 क्वेरीज। और सेकंड क्वेश्चन था कि सैंक्शन अथॉरिटी ने 17(a) का मुझे लाभ नहीं दिया। आपको सब ट्रैप पढ़ना हुआ है? डिमांड केस है 2021 की। तो वो जजमेंट लिखवाया मैंने अभी। जजमेंट है रानी दहन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी। लास्ट 2 क्वेरीज। कोई नमस्कार साहब। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ बोला सर। ठीक आहे माझी एक क्वेरी होती। मला फक्त हे पाहिजे होतं की पर तुम्ही हिंदी में सर हिंदी में सांगा सर, कारण की इथे सर मल्टीपल पर्सन्स आहे। हेलो हाँ सर। हेलो हाँ सर क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सीडी कब मिली आपने वो? जी सीडी सर सीडी नहीं मिली। नहीं मिली, वो चार्जशीट मिला। लिखो सर जजमेंट लिखो आप। संतोष गुप्ता बनाम ईडी। संतोष गुप्ता बनाम ईडी। ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डॉन। संतोष जजमेंट का नाम लिखा दिया मैंने आपको। जजमेंट है 7 मई का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। संतोष गुप्ता 7 मई कब का है? 7 मई 2025। यस ओके। क्योंकि क्या है वो उन्होंने दिया ही नहीं, वो बोल रहे वो ये होने के बाद मिलेगा क्या? सर वो आप अर्जी लगा दो कोर्ट में 207 सीआरपीसी में या 230 बीएनएसएस में फायदा मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। 207 सीआरपीसी या 203 बीएनएसएस। 203 बीएनएसएस। ओके थैंक यू सर। ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं अपने फाइनल क्वेरी। यस चंद्रकांत साहब। यस सर। सर डिमांड प्रूव नहीं है ठीक तरह से, सिर्फ 15 नंबर बोला है। जो कंप्लेनेंट ने 15 लाख सामने से ऑडियो भी बोला है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है? सर लिखिए जजमेंट का नाम नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट 17 मार्च 2023। उसको आप पढ़ लेना, फायदा मिल जाएगा। जजमेंट पढ़ लिया है, तो मुझे सिर्फ पूछना था कि मैंने डिमांड में सिर्फ 15 नंबर बोला था, मगर कंप्लेनेंट ने सामने से डिमांड 15 लाख कंफर्म किया, जिसपे मैंने सिर्फ हाँ या ना में भी जवाब नहीं दिया। मेरे गले में खराश था, तो वही रिकॉर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है। 15 का फिगर आपने बोला है तो उसका इंटरप्रिटेशन 15 लाख रुपए नहीं होगा। किसी भी शब्द को इंटरप्रिटेशन से नया कोई मीनिंग नहीं लिखती सीबीआई या कंसर्न एसीबी। कोई दिक्कत नहीं जी। ट्रैप ये तो प्री ट्रैप का हो गया ऑडियो में, और पोस्ट ट्रैप में उन्होंने सामने से ही कंप्लेनेंट बोला कि 15 लाख अमाउंट ज्यादा होता है। तो मैंने भी वहाँ पे कुछ अमाउंट या डिमांड अमाउंट बोला नहीं है। सर आप तो काम करो ना, आप एक सिंपल सा काम करो, राय लो साइबर एक्सपर्ट से। आप जो कंसर्न ऑडियो है ना आपका, उसको डाउटफुल करो कि सर उसमें ये टूल यूज हुआ है, क्योंकि वो कोई वीडियो कॉल तो है नहीं, है तो ऑडियो कॉल तो बड़ी बात तो है नहीं। तो अपने पास पैरामीटर भी हैश वैल्यू का है, प्रॉपर्टीज का है। सर वी आर हैविंग मल्टीपल डिफेंसेस टू रूल आउट द थिंग्स। ओके सर। ठीक है ना। तो मतलब कोई चीज बड़ी नहीं है इस केस में, बस केवल तरीका आने चाहिए निकलने का। ओके सर थैंक यू। ठीक है ना। चलो ठीक, कंक्लूड करते हैं अपन। पर आप सब लोग नियमित जो है मंदिर जाया करो। जा रहे हो आप लोग? जा रहे हो ना, बढ़िया। और बिल्कुल अपने केस पे ध्यान देना है, रिव्यू करना है, डिफेंस को प्रिपेयर करो, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग नोट रखिएगा। ये मीटिंग अब होगी हर महीने के 4 शनिवार को। कई लोग होते हैं नहीं कर पाते चीजों को अफोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू। पर फाइल को पढ़ना, नियमित जाना, मंदिर जाना। ये मेरी फीस है आज की मीटिंग की। नियमित मंदिर जाओगे आप लोग कल से, शिव जी के मंदिर छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। ठीक है चलिए मिलते हैं। बाय बाय।